देखिए, जाति समीकरण के नाम से ही जितने भी हमारे बड़े नेता रहे हैं, अलग-अलग पार्टियों के, चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे भाजपा के, इन्होंने जाति के नाम से ही तो इस विधानसभा को डुबो दिया। तभी तो वो अपना विकास कर गए, लेकिन विधानसभा का विकास नहीं कर रहे। लेकिन वो अपने कुशवाहा वोटों की बदौलत नहीं बने हैं। वो तो एक मोदी लहर बनी थी, उसमें तो हर ऐरा-गैरा आदमी जो भी खड़ा हो गया मोदी के नाम से वो जीत गया। तो इसलिए ये कुशवाहा जी जीत गए, नहीं तो ये पहले भी चुनाव लड़े हैं पहले। कभी वो मुझे लगता नहीं कि 4 या 5,000 से ज़्यादा वोट कभी पाए थे। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। विधानसभा चुनाव की कवरेज में इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फाजिलनगर विधानसभा में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता नागेंद्र सिंह जी। इस क्षेत्र के जाने पहचाने नाम है, परिचय के कोई खास मोहताज तो ये है नहीं। आइए इनसे जानते हैं कि विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार है और फाजिलनगर में किस स्थिति पर कांग्रेस है और क्या क्या मुद्दे और हैं इनके विधानसभा की चुनावों को लेकर। नागेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है द पॉइंट मीडिया पर। आपका भी स्वागत है सुशांत जी। क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार विधानसभा चुनाव में, खासकर फाजिलनगर में? सबसे पहला मुद्दा तो यही है महंगाई का, जो आपको मालूम है आजकल हर गरीब का, हर आम जनता का सबसे बड़ा आज की डेट में जो बोझ बना हुआ है वो महंगाई है। महंगाई का मुद्दा हम लोगों के लिए सर्वप्रथम है। दूसरा, उसके बाद बेरोजगारी का जो मुद्दा है, जो आपने पिछले 7.5 सालों में हमारे नौजवान जो भुगत रहे हैं। दूसरा, बेरोजगारी का तो समस्या है ही, उसके लिए हम लोगों ने मुद्दा उठाया है और हम लोग प्रचार प्रसार कर भी रहे हैं। जगह जगह भी हम लोग 4 दिनों के अंदर हम लोग पैदल मार्च किया है, जगह जगह अपनी अपनी विधानसभाओं में, और वहाँ पे लोगों को जागरूक किया है, उन लोगों को बताया है इन बारे में, बेरोजगारी के बारे में और महंगाई के बारे में। और स्वास्थ्य की समस्या यहाँ पे हमारे ज़िले में बहुत ज़्यादा है। हालांकि एम्स बन रहा है, लेकिन गांव के अंदर जो है लोगों की सुविधा, जो है लोगों की जो सहूलियत चाहिए, वो अभी स्वास्थ्य यहाँ तक नहीं है। उसके ऊपर भी हम लोगों का काफ़ी ध्यान है, उसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी जब से अध्यक्ष बने हैं, तब से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पार्टी के अंदर एक जान सी आ गई है, और ख़ास तौर पे हमारे ज़िले के अंदर, क्योंकि हमारे अध्यक्ष हमारे ज़िले के ही हैं, तो उन्होंने एक क्रांति ला दिया है इस क्षेत्र के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर हर ज़िले के अंदर जब से अजय लल्लू जी अध्यक्ष बने हैं, तब से उन्होंने एक नई जीवनी फूँक दिया है नौजवानों में और ख़ास तौर पे कार्यकर्ताओं में। निश्चित तौर पे अजय लल्लू जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपके बगल के तमकुही राज विधानसभा से विधायक भी हैं इस टाइम। अजय लल्लू प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, प्रियंका गांधी कांग्रेस में सक्रिय रूप से आती हैं, उत्तर प्रदेश की कमान संभालती हैं। कांग्रेस 32 सालों से उत्तर प्रदेश में बनवास पे है। हाशिए पे खड़ी कांग्रेस कुछ दिनों में अचानक से फ्रंट फुट पे खेलने लगती है राजनीतिक रूप से। जन समर्थन कितना है, वोट कितने मिलने वाले, इसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी के आने के बाद पार्टी में कितनी जान आई है आपके हिसाब से? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रियंका जी के आने से हमारी पार्टी के अंदर एक नई जान आ गई है। नौजवानों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश भर गया है। पीछे आपने देखा होगा बनारस की रैली और गोरखपुर में जो रैली हुई है, वहाँ की भीड़ देख के भी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि कार्यकर्ताओं में और अपने लोगों में एक नया जोश और एक जुनून आया है, और वो जी जान से लगे हुए हैं। हर विधानसभा के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं, ये नहीं कहता कि मैं कैंडिडेट हूँ, लेकिन जितने भी कैंडिडेट हर विधानसभा में, सब लोग जी जान से लगे हुए हैं प्रियंका जी के नेतृत्व में आगे अपने कांग्रेस के अंदर जो नया जोश भरने के लिए जी जान से लोग लगे हुए हैं। और हमारे आदरणीय आरपीएन सिंह जी, जो हमारे नेता है कुशीनगर के, हम लोगों के गार्जियन है, वो भी काफ़ी शिद्दत से लगे हुए हैं कि इस तरह से कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, और हम लोगों के अंदर नई दिशा वो देते रहते हैं, और उसके कार्य के हिसाब से हम लोग कार्य करते रहते हैं। आपकी विधानसभा पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं, क्या प्लान है आप लोगों के लिए आपकी विधान, चूँकि आप यहाँ के कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते हैं। कांग्रेस कितनी तैयार है फाजिलनगर विधानसभा के लिए, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, कांग्रेस ने जब से प्रियंका जी आई हैं, पहले तो यहाँ पे हम लोगों का बूथ लेवल बहुत कमज़ोर था, क्योंकि पीछे 2017 में आपको मालूम है कि गठबंधन हो गया। वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब सेटबैक था, जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने जो तैयारी करी थी, उनको बड़ी निराशा हासिल हुई। उसमें हम लोग भी, मैं भी उसमें एक शामिल था उस चीज़ के लिए। लेकिन जब से प्रियंका जी आई हैं, इन्होंने सबसे बड़ा जोर बूथ लेवल पे दिया है, क्योंकि हमारे बूथ लेवल था ही नहीं, देखा जाए पिछले 30-32 सालों से जो हालात हम लोगों के, क्योंकि सत्ता में नहीं है, सत्ता में जो सरकार नहीं होती है जिसकी,
उसके कार्यकर्ता बिखर जाते हैं। वही हम लोगों के साथ भी हुआ, कार्यकर्ता बिखर गए, हम लोगों का बूथ खत्म हो गया। लेकिन जब से प्रियंका जी आई, उन्होंने सबसे पहला जोर और हम लोगों को सबसे पहला जो निर्देश दिया है हमारे अजय लल्लू प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कि सबसे पहले आप बूथ बनाइए। तो हम लोग सब न्याय पंचायत, हमारे यहाँ 22 न्याय पंचायतें हैं तकरीबन, जो हमारे फाजिल नगर विधानसभा के अंदर। फाजिल नगर एक खुद एक अपना ब्लॉक है। दुधही की हमारी जो है 5 न्याय पंचायतें हैं और तमकुही की 7 न्याय पंचायतें हमारे फाजिल नगर विधानसभा में पड़ती हैं। टोटल 22 न्याय पंचायतें हैं और एक ब्लॉक के अंदर तकरीबन 10 के करीब न्याय पंचायत आती है, तो टोटल 22 न्याय पंचायतें हैं इसके अंदर। और अभी हम लोगों को जितने भी कैंडिडेट हैं, जो लोग टिकट के टिकटार्थी हैं, सभी लोगों को ये काम दिया गया है कि जगह जगह जाके हर न्याय पंचायत लेवल पे आप न्याय पंचायत अध्यक्ष बनाइए, न्याय पंचायत का गठन कीजिए और उसके अंदर बूथ लेवल पे बूथ अध्यक्ष का गठन कीजिए। बूथ बूथ पे जाके हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपना बूथ कमेटियां बना रहे हैं और काफ़ी हद तक हमारी बन गई। 90% तक हम लोगों का काम पूरा हो चुका है और बाकी काम जो बाकी है मतलब 10%, वो हम समझते हैं कि 15 से 20 दिन में हम लोगों की सभी काम पूरे हो जाएंगे। हालांकि हमारा कल जो है एक कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर भी है। वो मेन इसीलिए बनाया गया है प्रशिक्षण शिविर, क्योंकि जो हमारे बूथ कमेटियां बनी हैं, जो नया पंचायत अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया गया है। क्योंकि हमारे सब बन चुके हैं, इसीलिए उनको ट्रेनिंग का कार्यक्रम कल की तारीख में यहाँ रखा गया है, जिसमें बाहर से लोग आएंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नए पंचायत अध्यक्षों को, बूथ अध्यक्षों को वो लोग बताएंगे कि कैसे हम लोगों को वोट दिलाना है और कैसे कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। उसमें पिछले 15 सालों की बात करें तो बसपा, सपा और भारतीय जनता पार्टी तीनों सरकारें 5-5 साल कार्यकाल देख चुकी हैं। फाजिल नगर विधानसभा विकास के मापदंड पे कहाँ खड़ा है आपके हिसाब से? देखिए, पीछे अभी पिछले 32 सालों में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 6 बार सपा के विधायक रहे हैं और 2 बार से भाजपा के विधायक रहे हैं। यूँ कहिए कि एक बार यहाँ पे बसपा के भी विधायक बाल्टी बाबा जो थे, वो एक बार बसपा के भी विधायक रहे और 2 सरकारें मोटे तौर पे पहले बनी हैं। 3 सरकारें रहीं, एक बसपा की, सपा की और भाजपा की। बसपा के शासन में भी बहन जी का आपको कार्य पता है किस तरह से काम करती है। उन्होंने तो अपना विकास ज़्यादा किया है। हमें लगता है कि दलितों का विकास जो उनके नाम से वो चुन के आई थी, उनका विकास तो नहीं किया, लेकिन अपना विकास ज़रूर कर लिया पिछले 10-15 सालों में। रह गए सपा का, तो सपा का आपको मालूम है कि एक खास तरह का ये लोग राजनीति करते हैं। परिवारवाद की राजनीति इनकी चली आई है। जाति और धर्म के नाम से, जैसे भाजपा जाति और धर्म के नाम से वोट बांट के लोगों को चुनाव लड़ती है, उसी तरीके से सपा का भी यही कार्य है। ये भी वोटों की राजनीति करती है जाति और धर्म के नाम से। खास तरह के तबके को ये लोग प्रभावित करके सत्ता तो हथिया लेते हैं, लेकिन उन लोगों का भी काम यही है कि सिर्फ अपने परिवार, अपने लोगों को, क्योंकि आप देखेंगे अगर सपा का पूरा अगर ढांचा एक तरीके से, तो इनके परिवार के अलावा कोई बाहर के व्यक्ति बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे नहीं है और पूरा परिवार ही इनका एक तरह से समाजवाद है। समाजवाद की इन्होंने परिभाषा ही बदल दी है। जो समाजवाद लेके कर्पूरी ठाकुर चले थे, जनेश्वर मिश्र चले थे, इन लोगों ने समाजवाद की परिभाषा ही बदल के सिर्फ परिवारवाद का समाजवाद उन्होंने पैदा किया और जो विकास उनका जो हुआ है, सिर्फ इनके परिवार का विकास हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने विकास किया है। उसी तरीके से बहन जी ने भी विकास जो किया, सिर्फ अपना ही विकास किया। बहुत ज़्यादा लोगों का, दलितों का कोई विकास ये नहीं कर पाए। रह गए भाजपा का, तो भाजपा का भी यही हाल है। पिछले उनकी 2 बार से उनके विधायक रहे हैं हमारे और सरकार उनकी अभी बनी है 5 सालों में। फाजिल नगर के अंदर आप देखेंगे तो कोई ऐसा चीज़ नहीं कह सकते कि भाजपा के शासनकाल को हम याद करें कि हाँ, भाजपा ने यहाँ पे कुछ दिया है हम लोगों को। न सपा के शासनकाल में हम कहेंगे, क्योंकि हमारे जो भाजपा वाले क्रेडिट दे रहे हैं कि टाउन एरिया घोषित हुआ है हमारे टाइम में फाजिल नगर। ये देखिए, काम टाउन एरिया जादू की छड़ी तो है नहीं, आए और एकदम घुमा के कर दिया उन्होंने टाउन एरिया। टाउन एरिया पहले से कांग्रेस के ज़माने से ही मांग करते हुए हम आ रहे थे टाउन एरिया के लिए। उसमें जितनी भी सरकारें आई, सब लोग कहते रहे कि टाउन एरिया घोषित हो, टाउन एरिया घोषित हो। ये तो एरिया बढ़ गया और इस तरह की समीकरण बन गया कि इस वक्त टाउन एरिया तो घोषित होना ही था, चाहे किसी की भी सरकार होती। टाउन एरिया घोषित होना ही एक अपने आप में विकास नहीं है, क्योंकि टाउन एरिया घोषित होने के बाद उसके अंदर विकास कार्य किए जाते हैं, उससे विकास होगा। लोगों को शिक्षा के तौर पे, उनके स्वास्थ्य के तौर पे, रोड के तौर पे, ये तो हो। खाली नाम अगर हम कह दें कि टाउन एरिया होगा, उससे तो विकास होगा ही नहीं। और ये भाजपा ने तो किया नहीं है, ये तो बहुत पहले से ही लोगों की मांग थी और हम कांग्रेस के ज़माने से ही टाउन एरिया घोषित करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं, जो आज की डेट में हुआ है। फाजिल नगर ऐतिहासिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। कभी मल्ल गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी, पावानगर जिसका नाम था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इसका नाम बदलकर पावानगर करने का कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है
उस्मानपुर में महावीर का टीला, जिसको माना जाता है कि महावीर स्वामी ने यहीं पे परिनिर्वाण लिया था। छठियाओं में जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था, वैसी जगह है। इन जगहों के विकास को लेकर आप किस तरीके से, और नाम बदलना कितना सही है? देखिए, नाम बदलना एक बहुत बड़ा विकास का जरिया नहीं है। ये ज़रूर सत्य है आपका कि फाजिल नगर के अंदर खास तौर पे जहाँ हम लोग बैठे हैं, पीछे एक टॉम्ब है, जिसको मकबरा टाइप का कह लीजिए या वो भी टॉम्ब, उसी टाइम का टीला है। उसी टाइम का किला है। और ये महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के ज़माने का ये टॉम्ब बना हुआ है। इसकी खुदाई में बहुत सारी चीज़ें भी निकली है। अब तो इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने अंडर में ले लिया है, लेकिन पहले तो खुला हुआ करता था। इसी तरह जैसे छठियाओं का नाम आपने लिया, छठियाओं में भी उसी तरह का एक बना हुआ, और एक आपने उस्मानपुर का नाम लिया। ये 3-4 जगहें ऐसी हैं, और कुशीनगर तो आपको मालूम ही है कि वहाँ निर्माण प्राप्त हुआ था हमारे महात्मा बुद्ध जी का। अगर इसको हम लोग देखा जाए पर्यटन की दृष्टि से, तो ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विकास की इसमें संभावनाएं अभी बाकी हैं। और इसको अगर हमारी पिछली सरकारों ने इसके ऊपर ध्यान दिया होता तो काफ़ी रोजगार का अवसर भी प्राप्त हुए होते, और हमारे ज़िले का नाम भी हुआ हुआ था, और काफ़ी विकास यहाँ पे हुआ हुआ था। अगर सही मायने में चाहे भाजपा, चाहे सपा, चाहे बसपा ने अगर इसके ध्यान दिया होता, तो आज फाजिल नगर का नाम मुझे लगता है पूरे विश्व के मानचित्र पे चमकता है। फाजिल नगर राजनीतिक रूप से एक और मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, वो है जातीय समीकरण। कभी यहाँ पे कुशवाहा वोटों की और सहितवार वोटों की भरमार मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि यही किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। ऐसे मुद्दे पे आप कहाँ फिट बैठते हैं, आपकी पार्टी कहाँ फिट बैठती है, कितनी तैयार हैं आप लोग? देखिए, जाति समीकरण के नाम से ही जितने भी हमारे बड़े नेता रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, चाहे सपा, चाहे बसपा, चाहे भाजपा के, इन्होंने जाति के नाम से ही तो इस विधानसभा को डुबो दिया। तभी तो वो अपना विकास कर गए, लेकिन विधानसभा का विकास नहीं किया, रह गया समीकरण की। आपकी बात ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर जातीय समीकरण चलता है, लेकिन हम लोगों के जो कार्यकर्ता हैं, हम लोगों के जो संबंध है, हर जाति और वर्ग से अपना एक व्यक्तिगत संबंध हम लोगों ने बना रखा है। वो एक अपना हमारी जो ब्लॉक कमेटी है उससे अलग अलग हट के हम लोगों के व्यक्तिगत संबंध हर जाति, हर बिरादरी में हैं। वो हमारे लिए एक वोट का बड़ा एक वोट बैंक का काम करेंगे। रह गया हमारे समीकरण का, तो राजपूत बिरादरी, इसको मैं वजह से बिलोंग करता हूं, तो हमारी बिरादरी के कम से कम कुछ नहीं तो 20 से 22 हज़ार वोट यहाँ पर हैं। हालांकि टोटल जनसंख्या तकरीबन मान के चलिए कि यहाँ पर तकरीबन 4.5 लाख के करीब जनसंख्या है, जिसकी वोटिंग 50 से 55% होती है। इसमें मुस्लिम मतदाता जो है, बहुत बड़ा योगदान है इनका। अगर इस सीट के ऊपर किसी भी कैंडिडेट के लिए उसका रिजल्ट के मायने में, तो एक सबसे बड़ा इसमें मैं कहूँगा कि सहयोग कह लीजिए, या उनका जो किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम वोट जिधर झुकाव करता है वो कैंडिडेट ज़्यादातर जीतता है। इसीलिए 6 बार समाजवादी पार्टी के जो विश्वनाथ सिंह जी थे, आदरणीय विश्वनाथ सिंह जी, वो विधायक रहे हैं। 2 बार से कुशवाहा जी ज़रूर बने हैं इनको अपनी भाजपा के नाम से, लेकिन उनकी अपनी ठीक वोट उनका है, मतलब उनकी जाति का, लेकिन वो अपने कुशवाहा वोटों की बदौलत नहीं बने हैं। वो तो एक मोदी लहर बनी थी, उसमें तो हर ऐरा-गैरा आदमी जो भी खड़ा हो गया मोदी के नाम से वो जीत गया। तो इसलिए ये कुशवाहा जी जीत गए, नहीं तो ये पहले भी चुनाव लड़े हैं पहले, कभी वो मुझे लगता नहीं कि 4 या 5 हज़ार से ज़्यादा वोट कभी पाए थे। तो ये कहना एक अलग बात है कि सिर्फ जाति समीकरण से वोट जीत जाएँगे कोई भी कैंडिडेट, ये गलत है, और ये ऐसा नहीं हुआ है। पहले गंगा सिंह कुशवाहा जो इस वक्त विधायक हैं, ये पहले चुनाव लड़े थे, उनको 4 से 5 हज़ार वोट नहीं मिलते थे, लेकिन इस वक्त मोदी लहर में बहुत से लोग सांसद बन गए, विधायक बन गए। ये एक तशरीह, ये एक अलग चीज़ है। चलिए, जातिगत समीकरण पे आपने दिल खोल के जो अपनी राय रखी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है फाजिल नगर की जनता के लिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से फाजिल नगर का एक निवासी होने के नाते और कांग्रेस का एक कद्दावर नेता होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि अगर हमारी पार्टी चुन के आती है, जैसे हमारा पीछे हमारी बहन प्रियंका जी ने लोगों को आश्वासन दिया है और ये प्रतिज्ञा करी है, 7 प्रतिज्ञाएं जैसे आपको मालूम है हमारी बहन प्रियंका जी ने करी है। सबसे पहले तो ये महिलाओं को 40% टिकट देने का उन्होंने कहा है, अगर उस लायक महिला होती हैं तो। दूसरा, उन्होंने कहा है कि जो लड़कियां, जो हमारी बहनें, अगर वो 12वीं पास जो हैं उनको वो स्कूटी देने का काम करेंगी, और वही बहनें जो हमारी अगर ग्रेजुएशन कर लेती हैं, तो उनको लैपटॉप नहीं, माफ़ी चाहूँगा आपको, लैपटॉप देंगी 12वीं पास को, और स्कूटी देंगी आप ग्रेजुएशन वाली लड़कियों को। दूसरा उनका ये है कि बिजली जो बिल आता है, कोरोना काल में जो बिजली का बिल हुआ था, वो तकरीबन हाफ, मतलब माफ़ करने की बात हुई थी, और नॉर्मल जो बिजली आता है उसको टोटली माफ़ कर दिया जाएगा, बिजली का बिल किसानों का। तीसरा जो है
25,000 रुपये तक का जो है हर गरीब तबका जो कोरोना में जिनके घर पे कोई परेशानियां रही हैं, तो 25,000 तक की राशि उन लोगों को देने का काम किया जाएगा, जो हमारी बहन प्रियंका गांधी जी ने अभी रैली के अंदर सबको कहा था। दूसरा, लोगों को कहा कि 20 लाख रोजगार जो है लोगों को देने का काम किया जाएगा। अपना जो टेम्परेरी जो लोग हैं, जो जिसे कहा जाता है अभी परमानेंट नहीं है, उनको परमानेंट करने का भी काम संविदा पे हैं। जो संविदा पे हैं उन लोगों को, उनको परमानेंट देने का काम किया जाएगा। एक और चीज़ प्रतिज्ञा उन्होंने करी, जो गरीब तबका, जिनको 10 लाख तक के स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, 10 लाख तक का उनका निःशुल्क इलाज किया जाएगा किसी भी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, अगर हमारी कांग्रेस की सरकार आती है तो। और मैं इस आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, लोग इसके लिए सोचें, जाति और धर्म से उठ के, अलग हट के इस बार अपना एक, क्योंकि 32 साल से आपने लोगों को, हमारी कांग्रेस को बनवास दे रखा है, और 32 सालों में आपने सभी पार्टियों को देख लिया है, बसपा को भी देख लिया, सपा को भी देख लिया और भाजपा को भी देख लिया। इस बार आप कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस को वोट दें और कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताएं और कांग्रेस की सरकार बनाएं। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इन तीनों सरकारें, बसपा, भाजपा और सपा से बेहतर आपको सहूलियत लोगों को, हमारे विधानसभा के लोगों को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ फाजिलनगर विधानसभा से कांग्रेस के दिग्गज नेता नागेंद्र सिंह जी। आपको ऐसे ही नेताओं से जनता की राय और तमाम चीज़ें हम आपको विधानसभा चुनाव से संबंधित दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।